नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। कहते हैं कि लोकतंत्र तो आसमान में उड़ते हुए उस पक्षी की तरह है जो बेखौफ है, बेलौस है और वह उत्सव में तब्दील हो जाता है जब देश में चुनाव का समय नजदीक होता है और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के तौर पर फोर्थ स्टेट यानी मीडिया की मौजूदगी होती है, जो अपने आप में बेखौफ और बेलौस होता है। लेकिन नए लोकतंत्र की परिभाषा चुनाव से ठीक पहले क्या सच में देश में ऐसी गढ़ी जा चुकी है या गढ़ी जा रही है इस दौर में जिसमें उसका बेखौफपन हो या बेलौसपन हो, सब कुछ लापता है। क्योंकि मुद्दे हम बताएंगे, चर्चा आप करेंगे, सर्वे में कौन सा डाटा कहां पर हम परोसेंगे ये हम तय करेंगे, दिखाएंगे उसे आप। और इसके भीतर इसके एवज में जो कुछ भी आपका बिजनेस मॉडल होता है वह पूरा कर दिया जाएगा, क्योंकि यहां पर सत्ता के पास पैसे की कमी बिल्कुल भी नहीं है और हर बिजनेस मॉडल के आश्रय ही तो अब मीडिया चलता है। तो फिर उससे बचिएगा कैसे और इससे अलग होकर काम कीजिएगा कैसे। तो कमाल के भारत के लोकतंत्र की यह परिभाषा है जो वर्तमान समय में जो सच है, एक ऐसा देश का सच जिसके भीतर इस बात का जिक्र आज करने की जरूरत आ गई है कि जैसे ही सर्वे शुरू होता है उसमें एक एक राज्यों को जब आप परखना शुरू करते हैं तो कहीं से आवाज निकलती है कि हमने असम ने आपकी सीटें बढ़ा डाली, हमने आपकी सीट बंगाल तक में बढ़ा डाली और तो और ओडिशा के भीतर भी आपको सीट दे दी। और ज्यादा आप मत सोचिए, इस बार हम आपको तमिलनाडु के भीतर भी 2 सीटें दे डाली। और दक्षिण का जो दरवाजा कर्नाटक के जरिए बंद बीजेपी के लिए नजर आ रहा था, हमने उसे भी खोल दिया, उस शटर को खोल दिया। लेकिन वहीं दूसरी ओर बिहार के भीतर आपको झटका लगता है, महाराष्ट्र में आपको झटका लगता है, इसकी पूर्ति कहां से करेंगे। और हिंदी क्षेत्रों के भीतर करीब करीब 9-10 राज्य तो ऐसे हैं देश के जहां पर भारत की लोकसभा की जितनी सीटें 2019 में जीते थे उससे कहीं ज्यादा सीटें इस बार अभी जीत ही नहीं सकते, क्योंकि उतनी ही सीटें हैं और वहां पर विपक्ष है ही नहीं जिसने चुनाव जीता ही नहीं और खासतौर पर कांग्रेस लापता है। तो फिर 400 पार का आंकड़ा कैसे छुए, किस बैलेंस के तहत आपकी सीटों को कहां कहां बढ़ाना शुरू कर दे, तो आप ही एक सर्वे दे दीजिए और हमें कहिए कि ये वो सर्वे है। तो फिर आप इंतजार कीजिए, ऐसा सर्वे भी आ जाएगा। लेकिन शुरुआती दौर में करीब करीब 300-350 के बीच से इस सफर की शुरुआत हर किसी को करनी होगी। तो हर किसी ने शुरू कर दी इसी सफर के ऊपर चलने की पूरी रवायद और कवायद। वहीं दूसरी ओर जहां खासतौर पर 5 ऐसे इस दौर में मुद्दे जिसके ऊपर आपको बहस करनी ही पड़ेगी, उसमें पहले स्थान पे इस देश के भीतर तीसरे नंबर की इकोनॉमी, दुनिया के मानचित्र पर विश्व पटल पे किस तरह से भारत दिखेगा इसकी चर्चा करनी है। भारत राममय हो चला है और अयोध्या और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा सालों साल के संघर्ष के बाद मिली। और इस भारत देश के संघर्ष में आम वोटर कितना राममय है, इसके जरिए किस तरीके से सीटों पर वोटों पर असर होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में, ये बात कहने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, इस बात को आप समझ सकते हैं। तीसरी परिस्थिति उस विपक्ष से जाके जुड़ती है जो विपक्ष है ही नहीं, उसके भीतर से हर छत्रक, हर सहयोगी दल गायब है। नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, ममता बनर्जी, इसका जिक्र खुले तौर पर, टूट फूट के खुले तौर पर चर्चा होनी चाहिए। चौथे तौर पर विपक्ष और इंडिया गठबंधन करप्शन के अंदर फंसा हुआ है, इसलिए इस भारत देश की जांच एजेंसी कानून के तहत काम कर रही है। उस कानून के तहत काम करने की प्रक्रिया को ही असल में इस भारत देश में कॉन्स्टिट्यूशनल सच, संवैधानिक सच माना जाएगा। ये चौथा मुद्दा होता है। और 5वां मुद्दा तो सबसे बड़ा है, कौन है इस भारत देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने खड़े हो पाने की परिस्थिति में खुद को ला पाने की सोच को रखने वाला कोई भी नहीं है। जब कोई नहीं है, एक अकेला व्यक्ति इस भारत देश को तीसरी बार जीतने निकल गया है, तो फिर उसके बाद कुछ भी चीजें कहां देश में बसती है। बस ये 5 सारे मुद्दे होते हैं, डाटा होता है, सर्वे होता है, इसी के सहारे 400 के आंकड़ा पार कर जाना है 2024 के लोकसभा चुनाव में। अब मीडिया के
परेशानी ये होता है कि वो एक राज्य को परखता है तो दूसरे राज्य में चीजें अनुकूल नहीं होती है। इन्हीं परिस्थितियों में वो ढूंढते ढूंढते, परखते परखते, जांचते परखते और 325 सीटों से आगे बढ़ नहीं पाती है, जो केवल बीजेपी के हिस्से में आती है। लेकिन 325 पहुंचाने में उनको काफी एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए दक्षिण का दरवाजा खोलना पड़ता है और कर्नाटक के भीतर चुनावी जीत जो कांग्रेस को मिली उसको लोकसभा में जीत नहीं मिलेगी, यह भी कहना पड़ रहा है। लेकिन इसके ठीक बराबर समानांतर एक कार्यक्रम तो होता है, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा जिसके भीतर केरल से भी कांग्रेस के नेता साथ आ सकते हैं, महाराष्ट्र के भीतर से भी आ सकते हैं, मध्य प्रदेश के भीतर से भी आ सकते हैं, उत्तर प्रदेश में जो टूट उस रूप में शुरू नहीं आया जो जयंत चौधरी के बाद शुरू हो जाएगी, तो सब कुछ परोस दिया जाएगा। आपको सिर्फ बातें करनी है, चर्चा करनी है और हम आपके बिजनेस मॉडल को पूरा करेंगे। राजनीतिक तौर पर चुनाव से पहले चुनाव में जीत हो जाए और इस बात का जिक्र खुलेआम खुले तौर पर इस भारत देश की सत्ता करने लगे, ऐसा इससे पहले देश में कभी होता नहीं था, लेकिन खुलेआम अब होने लगा है। आज जब संसद सत्र खत्म हुआ, 10 साल कार्यकाल पूरा होने के बाद इस लोकसभा चुनाव के बाद अब अगला सदन तभी सजेगा जब जो जीत करके आएगा। लेकिन हम तो जीते हुए हैं और इस जीतने की पूरी प्रक्रिया में पत्रकार अब उसकी भूमिका संसद से बड़ी हो चुकी है। पत्रकार के भीतर ही सब कुछ दिखाया जाएगा, पत्रकार के जरिए ही सब कुछ बताया जाएगा। टेलीविजन पे ही दिखाने बताने की खेल के भीतर है। बाकी चिंता से आप क्यों बेफिक्र रहिए, आज इस बात की जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस भी मीडिया हाउस के भीतर जाएंगे जहां पर उनके कार्यक्रमों में मौजूदगी होगी, अब वो बीते 10 साल का जिक्र नहीं करेंगे, वो आने वाले 5 साल का जिक्र करेंगे। उस 5 साल के जरिए वह एक ऐसा रोड मैप देश की जनता को दिखाएंगे जिसमें उन्हें बेफिक्री है कि दरअसल इस चुनाव का कोई मतलब ही नहीं है। और यह करीब 24 घंटे पहले उन्होंने टाइम्स ग्रुप के एक सेमिनार के भीतर जब उन्होंने भाषण दिया तो आने वाले समय में कैसे बड़े बड़े फैसले वो लेने वाले हैं और आने वाले करीब 5 साल जिसमें वो चुन कर आएंगे, उसमें कैसे इस देश में विकसित राष्ट्र इस देश को बनाएंगे, इसी दिशा में उनका पूरा विजन चल पड़ा। यानी इस भारत देश के भीतर में वोटरों के पास कोई चॉइस ही नहीं होता कि वो सोचे बीते 10 साल में उन्हें क्या कुछ मिला क्या नहीं मिला। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिक्र नहीं करेंगे, जिक्र तो मीडिया को करना था, लेकिन फोर्थ पिलर तो प्रधानमंत्री के झंडे को उठाए हुए चल पड़ा है। तो पहले जरा एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बार बात को सुनिए, इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए कि अब जिक्र इस बीते 10 साल का नहीं होगा, अब आने वाले समय का होगा, एक ऐसे विजन का होगा, एक ऐसी दृष्टि का होगा जिसकी जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन ये आपको देखना चाहिए एक बार। और भी बड़े फैसले होने जा रहे हैं। भारत की गरीबी दूर करने, भारत के विकास को नई गति देने के लिए हमने नई योजनाओं की तैयारी पिछले 1.5 साल से मैं कर रहा हूं और बहुत एक दिशा में कैसे काम करूंगा, कहां ले जाऊंगा, इसका पूरा रोड मैप मैं बना रहा हूं। और करीब 15 लाख से ज्यादा लोगों से मैंने सुझाव लिए हैं, अलग अलग तरीके से 15 लाख से ज्यादा लोगों से उस पर काम करता रहा, जिसकी मैंने कभी प्रेस नोट नहीं दी है, पहली बार बताता हूं। काम चल रहा है और आने वाले 20-30 दिन के अंदर वो फाइनल। इसी सम्मेलन में देश के गृह मंत्री भी पहुंचे थे, जिन्होंने कहा कि इस चुनाव का क्या मतलब होता है। यह चुनाव तो विपक्ष भी मान चुका है कि उसे उधर ही बैठना है, यानी विपक्ष में ही रहना है, जहां पर इस दौर में वो बैठा हुआ है, ये फिर खरा होता है। और तो और इस भारत देश के सूचना प्रसारण मंत्री, उन्होंने तो कपड़े ही सिलवा लिए कि हैट्रिक लगने वाली है बीजेपी की। और हैट्रिक कैसे लगेगी इसको बताने से वो कभी कोताही बरतेंगे ही नहीं। अभी तो चुनाव का नोटिफिकेशन हुआ भी नहीं है जारी, और अभी इस भारत देश के कैबिनेट मिनिस्टर चुनाव में कूदे नहीं, लेकिन वह चुनाव से हटकर ही कब थे,
तो तमाम काले कच्चे चिट्ठे को खोला जाए, समझाया जाए, बताया जाए, उससे पहले इस भारत देश के कैबिनेट मिनिस्टर क्या कहते हैं, किस प्रकार से चुनाव से पहले खुद को चुनाव के रंग में रंगते हुए अपनी तीसरी टर्म की जीत की जश्न मनाने में कैसे आगे बढ़ चुके हैं, और पार्लियामेंट के भीतर बाकायदा फोटो सेशन करते हुए, अपनी ड्रेस को दिखलाते हुए, नारों को लिखे हुए और नारों का गुणगान करते हुए आने वाले समय की रचना कैसे करते हैं, इसको भी आप एक बार देखिए, सुनिए। मैंने बाइट अभी नहीं दी भाई। बाइट नहीं, नमो हैट्रिक, सम्राट जी, नमो हैट्रिक क्या? तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार नरेंद्र मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे और भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार चुनकर आएंगे तो देश के गरीबों का और कल्याण करेंगे, भारत को और बढ़ाने का काम करेंगे, देश का मान सम्मान और बढ़ाएंगे। देश में जो वायदे किए थे वो पूरे किए। इकलौती पार्टी भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी देश में है जिसने पहले दिन से अपने आज तक के एजेंडे को जो कहा वो किया। धारा 370-35 से मुक्ति दिलाई, ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिलाई और भव्य राम मंदिर बनाया। अब हैट्रिक भी लगाएंगे। मतलब तो साफ होता है कि इलेक्शन कमीशन को ये बात देखना चाहिए था कि अभी सरकार चल रही है और सरकार के मंत्री अपने राजनीतिक दल के प्रचार प्रसार में क्यों जुट गए हैं, और इस भारत देश को अभी नोटिफिकेशन का इंतजार करना है। तो फिर आज उस सारे कारनामे को बताया जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन न तो वो 10-11 यानी 3 तारीख में किसी एक तारीख में बैठेगा और लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा, लेकिन इस पूरे 10-11 मार्च से पहले अभी भी काफी समय है, यानी मार्च के 10 दिन होते हैं और इस महीने फरवरी में भी करीब करीब 18 से 19 दिन है आपके पास। कुल मिलाकर के कहे तो 28 से 30 दिनों के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस भारत देश के भीतर में जो यात्राएं होनी है वह 16 यात्राएं तय हुई है। उन 16 यात्राओं के जरिए इस भारत देश के अलग अलग राज्यों के भीतर उनको किस रूप में कितनी योजनाओं का जिक्र करना है, उन योजनाओं के जरिए अपनी उपलब्धियों का बखान करना है, और बतौर प्रधानमंत्री इस भारत देश के टैक्स पेयर का पैसा उसके साथ खर्च होगा और मीडिया उसको बाखूबी दिखाने से घबराएगी नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अभी वो चुनाव मैदान में तो कूदे नहीं है। तो फिर ऐसे में यह 16 राज्यों का जो सफर है, 16 जो यात्राएं हैं, उनसे पहले प्रधानमंत्री 2 दिनों के बाद यूएई भी जा रहे हैं। वहां पर भी एक मंदिर के भीतर ही जाएंगे जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री को करना है, और यह भी काफी महत्वपूर्ण होता है। यूनाइटेड अरब अमीरात में बीते 8 महीनों के भीतर उनकी तीसरी यात्रा है और 2015 के बाद से 7 या 8वां यात्रा होगा। तो लेकिन राजनीतिक तौर पर इस भारत देश की चुनाव की सरगर्मी वोटों की ध्रुवीकरण की दिशा में कैसे आगे बढ़ेगी, राज्यों की राजनीति को कैसे प्रभावित किया जाएगा, और ये कहे कि विपक्ष इस दौर से कैसे लापता हो जाएगा, इसकी पूरी ट्रेनिंग मीडिया के लिए तैयार कर दी गई है। एक पूरी स्क्रिप्ट तैयार है, रेडी है। क्यों इस विपक्ष को इस दौर में गायब करना है? सवाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नहीं है, यह सवाल अलग अलग इंडिया के छत्रकों का भाषणों का भी नहीं होगा। यहाँ पर सवाल आपस में मिलकर के छत्रक अगर कोई चुनावी रैली निकालते हैं तो वह भी सब बेईमानी हो जाएगा इस दौर में। यानी कोई अगर ये सोचता होगी कि ममता बनर्जी कहीं पे भाषण दे रही है तो तमाम मीडिया वाले उसको दिखाने लगे, बिल्कुल भी नहीं। तमाम अखबार वाले उसके ऊपर रिपोर्ट छापने लगे, बिल्कुल भी नहीं। रिपोर्ट फाइल छपेगी तभी दिखाया तभी जाएगा टेलीविजन पे जब वो भारत देश के मौजूदा मोदी सत्ता के ऊपर नहीं बल्कि विपक्ष के तौर पर खड़ी कांग्रेस या राहुल गांधी के ऊपर अटैक होती है। राहुल गांधी या फिर अखिलेश यादव कोई रैली करे और उसका लाइव काट दिया जाए, यह असंभव सी बात है। बड़ी संख्या में जो यूपी के भीतर उनका वोट बैंक है उसके तहत बहुत बड़ी संख्या में लोग जमे हो जाए, फिर भी मीडिया कोई मायने नहीं रखता, मीडिया नहीं दिखाएगी। अगर महाराष्ट्र में बैठे हुए उद्धव ठाकरे और शरद पवार ऐसा अगर सोचेंगे कि उनकी रैलियों का तो कवरेज होना ही चाहिए और उनको तो दिखाया जाना चाहिए, उनकी बातों को तो लोग सुनते भी हैं, तो वह इस बात को भूल जाए, क्योंकि इस पूरे स्क्रिप्ट के भीतर विपक्ष के लिए कोई जगह होती ही नहीं है। और जब विपक्ष ही गायब है आपके
मन के भीतर से तो फिर कौन सवाल खड़ा करेगा यहाँ पर कि देखिए इस प्रकार से विपक्ष के बगैर इस लोकतंत्र के पर्व को कौन मनाएगा। लेकिन लोकतंत्र के किस पर्व का जिक्र करते हैं आपसे, फिर इलेक्शन की जिक्र करते हैं, चुनाव की जिक्र करते हैं। चुनाव में जब कोई दूसरी पार्टी है ही नहीं, उसकी मौजूदगी ही नहीं है और मीडिया इस दौर में उसको स्क्रिप्ट घुमा दी गई है, थमा दी गई है, किस मुद्दे और किस आसरे किस रास्ते चलना है, कितनी बातें कितनी घंटे दिखानी है, तो पार्टी के तौर पे 4 नेताओं की मौजूदगी खुलेआम खुले तौर पर मोहर के साथ दिखा दी। प्रधानमंत्री मोदी पहले नंबर पे, दूसरे पे अमित शाह देश के गृह मंत्री, तीसरे पर योगी आदित्यनाथ होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, चौथे नंबर पर जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष। इन 4 नेताओं के अलावा अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि नहीं इलेक्शन कमीशन को इसको रोक लेना चाहिए, ऐसी कौन सी स्क्रिप्ट तैयार है, तो जरा आज संसद खत्म हुई, कल से मीडिया के भीतर आने वाले घंटों को आप देख लीजिएगा। उसके बाद आप खुद ही देखेंगे करीब 8 घंटे इन 4 नेताओं के आसपास या भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों के आसपास ही सारी चीजें रहेंगी जो प्राइम टाइम का हिस्सा होता है। प्राइम टाइम का मतलब यहाँ पर ये बातें होती है करीब शाम के 6 बजे से लेकर के रात के करीब 10 से 11 बजे, यानी वो 5-6 घंटे यहाँ पर और बाकी के सुबह के 3 घंटे खास तौर पर आप जो 9 बजे से शुरुआत करेंगे 8 से 11 तक जोड़ लीजिए, ये 7-8 घंटों के भीतर में आपको इन्हीं सारे मुद्दों के आसपास पूरी बहस इन्हीं नेताओं के चेहरे के आसपास पूरा दृश्य टेलीविजन पे आपको दिखेगा। और ऐसा भी नहीं है कि अखबार इस दौर में कोई रिपोर्टिंग करने लगेगी जो आपको कहीं आपके भीतर कोई सवाल पैदा कर देगी, अच्छा इस देश के भीतर में विपक्ष की हैसियत में चुनाव लड़ने की हो गई है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और इन सब के पीछे का जो मैथमेटिक्स होता है, जो इस बिजनेस मॉडल की बात कर रहे हैं, उसकी जानकारी भी आपको कहीं ना कहीं होनी चाहिए। 2022-23 यानी 2022 के अप्रैल से लेकर के 2023 के मार्च तक का जो आंकड़ा चुनाव आयोग के पास आया, इलेक्शन कमीशन के पास आया और इलेक्शन कमीशन के जरिए ही जारी हुआ और पता चला कि किसकी कितनी कमाई है, उस कमाई का कितना पैसा वो खर्च करती है, जरा सबका जिक्र करें। 2 पार्टी का जिक्र कर लेते हैं, पहले नंबर और दूसरे नंबर। पहले नंबर पे भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और दूसरे नंबर पे कांग्रेस। और आसान शब्दों में इसको समझे तो कांग्रेस की कमाई 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में एक वित्तीय वर्ष में 452 करोड़ 37 लाख रुपए की होती है। पूरे साल भर की कमाई 452 करोड़ 37 लाख रुपए की ये कमाई होती है। और वहीं पर जो खर्च बताती है इलेक्शन कमीशन कांग्रेस की, वो खर्च होती है 467 करोड़ 13 लाख यानी जितनी कमाई हुई एक साल में उससे करीब करीब 15 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च हो गए। एक कांग्रेस का आंकड़ा होता है जो 400 आंकड़े के भीतर होती है। अब यहाँ पर एक बात सोचेंगे, अच्छा भारतीय जनता पार्टी का क्या आंकड़ा है? तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा काफी शानदार होता है। भारतीय जनता पार्टी को जितने पैसे मिलते हैं और जिस रूप में मिलते हैं, वो सबसे बड़ी पूंजी मिलती है इलेक्टोरल बॉन्ड से। हम सबको यही बात पता है। उसके बाद कुछ स्वैच्छिक योगदान होता है जो ट्रस्ट के जरिए मिलता है। अगर इन दोनों को इकट्ठा कर दीजिएगा तो जो चुनावी बॉन्ड होता है उससे मिला 1294 करोड़ रुपए। जो अलग अलग ट्रस्ट जिसमें कॉर्पोरेट की भागीदारी होती है वहां से मिल गया 825 करोड़। और इसके अलावे जो कैश जो चेक से पेमेंट में होता है ये 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में एक वित्तीय वर्ष में 5427 करोड़ का। अब इन सबको इकट्ठा कर दीजिएगा तो 7544 करोड़ हो गया। अब एक सवाल उठता है कि जो खर्च किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के जरिए वह कितना खर्च किया जाता है? वह चुनाव पे खर्च होता है 1000 करोड़ रुपए, बाकी तो पैसा बचा है। और इतनी बड़ी संख्या में इतनी बड़ी रकम किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास होगा और वहीं दूसरे नंबर की पार्टी को जितना मिला उससे ज्यादा उसको खर्च करना पड़ रहा है। और दोनों के बीच अंतर जो होती है वो मिनिमम 5 गुना का अंतर रहता है, मैक्सिमम 9 गुने का, अधिकतम 9 गुने का अंतर। ये सारा पैसा का खेल है और कोई भी मीडिया हाउस बिना बिजनेस मॉडल का नहीं चलता, उसी आसरे वो अपनी रफ्तार को आगे बढ़ाता है। अब एक सवाल और आपके जहन में होगा कि जो पिछला महीना जो जनवरी का महीना 2024 का जो बीता उसमें करीब 571 करोड़ रुपये 80 लाख 3000 ये टोटल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के जरिए दिया गया। इसका 80% एक ही झटके में आप निकाल दीजिए किसका पार्टी के पास जाएगा, ये आपको कहने की जरूरत ही नहीं है, यानी बीजेपी के पास चला गया। एक हिस्से पैसा का
जो भी इस दौर में, इलेक्शन के दौर में, चुनावी दौर में लगा हुआ है, काफी खर्च होता है। जाहिर सी बात है, किसी भी खबर को लाने के लिए सर्वे कराने में खर्चा होता है। रिपोर्टिंग के लिए जो अलग अलग जगहों पे अब बड़े बड़े चैनलों के टीम जो चली जाती है, वो भी बैन लेकर के वो पैसा कहां से आता है और कैसे भारत देश के मिजाज को समझा रहा है कि आज चुनाव हो जाए तो इतनी सीटें होगी, तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में बिहार से दिखाना है तो बिहार पहुंचे, यूपी का दिखाना है तो यूपी पहुंचे, पंजाब से दिखाना है तो चंडीगढ़, दक्षिण भारत का दिखाना है तो कर्नाटक, तेलंगाना, हैदराबाद या फिर कर्नाटक, कहीं भी बेंगलोर, किसी भी शहर पहुंच गए। महाराष्ट्र का दिखाना है तो मुंबई पहुंच गए। सब जगहों पर टीम की मौजूदगी जो ज्यादातर दिल्ली से रवानगी होती है, उसके भीतर वो सारा खर्च तो होता है, एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं, तो पहले ये नहीं होता था, पहले भी होता था, लेकिन पहले हर जगह पर लोग जाकर के नहीं दिखाते बताते थे, पहले खर्च कम थे। टेक्नोलॉजी बड़ी हो रही है, लेकिन चैनल का विस्तार तमाम जगहों पर खर्च के मुताबिक ही बढ़ रहा है। आप कहेंगे इसमें चिंता करने वाली कौन सी बात है, पैसा तो बहुत है, तो ये पैसा कहां से आता है? क्या इस दौर में भारत देश के बाजारों के भीतर कोई अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए इतनी बड़ी संख्या में विज्ञापन दे रहा है? आप कहिएगा ये विज्ञापन तो होते हैं। तो एक बात, एक हिस्सा आप और सुन लीजिए। ये जो दरअसल अलग अलग कॉर्पोरेट और बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो कितना पैसा देते हैं अपने ही प्रोडक्ट के विज्ञापनों को लेकर, और पॉलिटिकल फंडिंग के तौर पर वो कितना पैसा देते हैं, इसका एक डाटा निकलता है। देश में जो कॉर्पोरेट है वो करीब 363 करोड़ रुपए सिर्फ एक महीने के भीतर कॉर्पोरेट के जरिए पॉलिटिकल फंडिंग हो जाती है। लेकिन एवरेज जब उसका औसत निकालिएगा, ये कॉर्पोरेट जिसका 39 कॉर्पोरेट है, इसका जो विज्ञापन का जो पूरा हिस्सा होता है, वो पैसा क्या सच में 100 करोड़ भी हो पाता है? नहीं होता है। तो आप कहेंगे दूसरा पहलू क्या है? इसी दौर में कॉर्पोरेट ने मीडिया के ऊपर अपना पैसा इस रूप में कब्जे के तौर पर लेना शुरू कर दिया कि अब मीडिया हाउस भी कॉर्पोरेट के हो गए। कुछ बचे हैं जो हाथों पे आप गिन सकते हैं, और उस कॉर्पोरेट की भागीदारी सत्ता के साथ है। सत्ता के अनुकूल उनके कॉर्पोरेट के अपने मीडिया संस्थान काम करने लगेगी, और इसके ठीक समानांतर जो इलेक्टोरल ट्रस्ट होता है, उसके जरिए भी पैसे की आवाजाही शुरू हो गई। इलेक्टोरल बॉन्ड अलग है, इलेक्टोरल ट्रस्ट अलग है, तो पैसे की चिंता इस दौर में मत कीजिए। और यहां से सवाल उठता है कि लोकतंत्र को आप पैसे से नहीं खरीद सकते, तब बात होती है मुद्दों को लेकर के, और उसके बाद ये सारे सवाल उठता है कि अब उन सारे मुद्दों को, जो मुद्दे राजनीतिक तौर पर मौजूदा सत्ता को फायदा पहुंचा सके, वोटों का ध्रुवीकरण देश में कर सके, विपक्ष को लापता घोषित कर सके, और खुद के चेहरे को लार्जर देन लाइफ बता सके, और इस भारत देश के भीतर आजादी के बाद से जितने भी चुनाव हुए, उन सारे चुनाव के प्रक्रिया के भीतर कोई भी प्रधानमंत्री का कद ऐसा नहीं था, ये प्रचार के जरिए हम क्यों नहीं बता सकते? तो उसकी जीती जाती सबूत, मिसाल के तौर पर धारा 370 को ले लीजिए, कश्मीर में, अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को ले लीजिए, कॉमन सिविल कोड को ले लीजिए। जिन भी मुद्दे पर जो लंबा संघर्ष देश में चला आ रहा था, इस संघर्ष को अमली जामा, सरकारी अमली जामा जो पहना दिया गया मौजूदा मोदी सत्ता के जरिए थे। इससे बड़े मुद्दे और कौन से हो सकते हैं? तो इनके आसपास ही अगर समूचे राजनीतिक मुद्दे अगर समूचे तौर पे लेकर के आ गए, तो कोई दूसरा क्या सोचेगा? क्या महंगाई इस दौर में, क्या बेरोजगारी, क्या बैंकों का खास्ता हाल, क्या कॉर्पोरेट से बैंकों का लूट, किस तरह से बैंकों को लूट करके देश को छोड़ना, इस दौर में कुछ भी मायने नहीं रखता है। यानी इस भारत देश की बेसिक सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां जो थी, वो राजनीतिक के हथियार के तौर पर चुनाव के समय उभर कर देश में सामने आती थी। उसको एक ही झटके में इस चुनाव के भीतर कैसे गायब कर दिया जाए, और इसके एवज में आपको क्या चाहिए? आपको इंटेलेक्ट, आपका अपनी बौद्धिकता को बताना है। और चूंकि कि अभी भी देश को लोकतंत्र के ऊपर भरोसा है, तो फिर लोकतंत्र के पिलर्स के ऊपर तो भरोसा होगा ही। नौकरशाही अगर कहीं हस्ताक्षर कर दे एक सिग्नेचर, तो जनता मान लेती है कि सही ही कर रही होगी। इसीलिए तो ईडी हो या फिर सीबीआई हो, इस बात को माना जाता है कि चलिए वो एक जांच एजेंसी है, कानून के दायरे में काम कर रही होगी, और बाकी चीजें राजनीतिक शगुफा सिर्फ है। कोर्ट से निकलने वाले फैसले हो, और कोर्ट को लेकर के इस लोकतंत्र के भीतर कोई सवाल कैसे पूछ सकता है, वह भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर?
जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर फैसला सुरक्षित रखा डीवाई चंद्रचूड़ ने, जिसको अपने फैसले को चुनाव आयोग कैसे चुना जाए इसको सरकार ने संसद के भीतर विधेयक ला करके बदल दिया। क्यों सवाल खड़ा करना चाहिए? तो न कार्यपालिका, न न्यायपालिका, न विधायिका और चौथे स्तंभ के तौर पर मीडिया जब इस दिशा में डेमोक्रेसी को देखेगी ही नहीं तो उसको तो सिर्फ एक पिलर, एक ही व्यक्ति, एक मुद्दा और उसी के आश्रय एक चुनाव नजर आएगा और उसी दिशा में यह चुनाव ले जाया जा सकता है। इसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। सियासी तौर पर इससे पहले के चुनाव ऐसे कभी भी देश में नहीं हुए। ये 2014 के भीतर लोकसभा चुनाव में भी नहीं हुए, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी नहीं हुए, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में होंगे। इसीलिए आप नजर रखिए, सिर्फ अपने घर की चार दीवार के बीच में किसी एक दीवार पे टंगे हुए टेलीविजन के ऊपर ध्यान रखिए और देखिए कि आपसे जुड़े हुए मुद्दे कोई वहां पे उठते हैं, उभरते हैं या नहीं उभरते हैं। और सरकार से सवाल करता हुआ कोई रिपोर्टर आपको दिखाई पड़ता है या फिर नहीं दिखाई पड़ता है, या हंसी ठहाके लगाते हुए आपके बीच में से कैमरा लेकर के निकल जाए और आपकी बातों को अपने हिसाब से दिखाने की स्थिति में लाकर खड़ा कर दे, तो ये फोर्थ स्टेट एक नया प्रयोगशाला के तौर पे होगा जिसमें सत्ता की मौज होता है, यानी शहद होता है, और उसी का बिजनेस मॉडल होता है। इस राजनीति में आप इस पार खड़े हैं या उस पार खड़े हो, फैसला आप ही को करना होगा।